बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इसराइल के लिए इतना भयानक दिन है कि चार चार जगहों से डेवलपमेंट जो आ रही हैं, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि नेतन्याहू को आर्मी चीफ को बिठाना पड़ा है सामने कि चल क्या रहा है, ये क्या करने के लिए हम जा रहे हैं। सबसे पहले समझ लें, एक ड्रोन आता है जो गोलान हाइट्स पर हमला हुआ है और 18 से ज्यादा, ये इसराइली मीडिया कह रहा है, अगर बाहर की खबर इंडिपेंडेंट आएगी वो अलग होगी, 18 से ज्यादा वो कह रहे हैं कि फौजी लुकमा अजल बने हैं, जिनमें से बचेगा कोई भी नहीं। अभी उन्होंने कहा जी बड़े शदीद जख्मी हैं, एंड के ऊपर कहने वाले हैं कि जी ये अब फारिग हो गए हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि एक तरफ ये हुआ है, उसके बाद ईरान के हवाले से इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने रिपोर्ट दे दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए सबसे खतरनाक सूरत हाल ये है कि ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम, ये अब तक का सबसे अहम चीज है, उन्होंने कहा ईरान ने अपना एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी टैंक मिसाइल और दूसरे खतरनाक मिसाइल लेबनान में पहुंचा दिए हैं। और ये इतना खतरनाक है कि अब इसराइल हमला करेगा तो वो इसको तबाह कर देंगे। लेकिन मामला भी यहाँ नहीं रुका, आप जरा समझिएगा। उसके बाद हुआ ये है कि जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी का चीफ है उसने कहा है कि हमारा मुल्क जंग के लिए तैयार नहीं है। उसने वजीर आजम नेतन्याहू को रिपोर्ट पेश की है, उसने कहा जी हमारा मुल्क तैयार नहीं है। इसलिए मैं आपको बड़ा क्लियरली वाज़ह कर देना चाहता हूं कि अगर हमारी बिजली पर हमला हुआ तो पूरा मुल्क अंधेरे में डूब जाएगा। और इस सारी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक ग्रिड पूरी तरह कोलैप्स करेगा, हमारे हाईवेज तबाह हो जाएंगे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा, रोड्स हमारी टूट जाएंगी। और अगर हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई की है तो हमें बिलियंस ऑफ बिलियंस शेकल्स, ये इजरायली करेंसी है, उसका नुकसान होने वाला है। ब्रिज हमारे सारे कोलैप्स हो जाएंगे, यानी ब्रिज टूटना शुरू हो जाएंगे, हाईवेज हमारी तबाह हो जाएंगी, टोटल क्योस होगा। और साथ कहा कि पोर्ट्स भी हमारी तबाह हो जाएंगी। और कहा कि ये तो सिर्फ हमने छोटी सी आपको बात बताई है, ट्रांसपोर्ट की जो मिनिस्ट्री है उसने कहा है कि जब अगर ये जंग छिड़ती है तो दौरान जंग हम इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर आप तैयार रहिएगा, ये जो जंग होगी इसमें बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान होने वाला। अब ये ज़रा समझ रहे सारे मामला क्या है। सबसे पहले जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि हिजबुल्लाह ने एक ड्रोन मारा और वो गोलान हाइट्स के ऊपर था। और गोलान हाइट्स आपको पता है कि वो जगह हैं जो शाम और इन्होंने लिबनान और दूसरी साइड से ली हैं। अब गोलान हाइट्स वो चीज़ है कि आप ये समझ रहे हैं कि रूस भी चाहता है कि इसको ले ले, यानी रूस ने अपनी जो फौजें हैं वो गोलान हाइट्स, जहां पर इजरायली एक तरफ है एक तरफ रूसी है, वो दोनों एक साइड पर आकर खड़ी हुई हैं। अब हुआ क्या, मज़े की बात जो इन्होंने कहा हुई है कि जो इन्होंने लिबनान में हमला किया है वो रूस ने नहीं किया, यानी वो ड्रोन उनकी तमाम तर इंफॉर्मेशन जो रूस ने वहां पर प्रोवाइड की कि इनके फौजी यहाँ पर है, इनकी लोकेशन है, रेडार सिस्टम, सारी की सारी इंफॉर्मेशन रूस ने इनको दी। उन्होंने हमला कर दिया लिबनान से। उस ड्रोन को इसराइली रोक नहीं पाए, आयरन डोम भी लगा हुआ था और उसने जाकर जो हिट किया उसमें 18 से ज्यादा इस वक्त इसराइली फौजी लुकमा अजल बनने की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने कहा जी शदीद जख्मी है, बचना नामुमकिन है, फलाना। अब इस सारी सूरत हाल में लिबनान ने कहा कि हम अभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि असल मामला क्या है, कितने लोग मारे गए, क्या मामला है। ये सारी की सारी सूरत हाल है। अब आप ये सोचें कि ये तब हुआ है जब आपने अभी जंग शुरू नहीं की, आप जंग में कूदने वाले हैं, तो ये मामला है। तो जब आप जंग में कूद जाएंगे तो देन व्हाट नेक्स्ट क्या होगा, किसी को नहीं पता कि क्या मामला किस तरफ जाने वाला है। अब आप सोच लें कि इसराइल की पोजीशन यहाँ पर इतनी ज्यादा वीक हुई है कि उसके बाद सबसे बड़ी खबर ये आई है कि इस वक्त वजीर आजम नेतन्याहू को आर्मी और इंटेलिजेंस इदारे की जानिब से उन्होंने एक रिपोर्ट दी नेतन्याहू को और कहा हमारी इतलात ये है कि लिबनान को ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम पहुंचा दिया है और साथ साथ उन्होंने एंटी टैंक मिसाइल और कुछ नए मिसाइल पहुंचा दिए। देखिए अब तक इसराइल को सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था, सबसे बड़ा एडवांटेज वो हमास पर हमला करते थे, उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था, आपने बिल्डिंग तबाह कर दी, दैट्स इट। अभी तक लिबनान और हिजबुल्लाह के पास क्या है, देखिए उनके पास है मिसाइल, वो मिसाइल मारते हैं इसराइल पर, इसराइल भी आगे से हमला करता है। लेकिन मसला ये है कि अभी तक हम सिनेरियो देखें तो इसराइल की जो मिलिट्री बेसिस हैं उनको भी हिट किया जा रहा है, उन पर निशाना लगता है। देन अगर हम नेक्स्ट जाकर देखें तो दूसरी मिलिट्री बेसिस से लेकर हर चीज़ जो है
उसको हिट किया जा रहा है, इनके ड्रोन्स आ रहे हैं, इनके मिसाइल आ रहे हैं, वो नहीं रोक पा रहे। ये हमने सबने देखा। इसका ये मतलब है कि जब जंग छिड़ेगी तो ये अब नहीं रोक पा रहे, तो तब क्या रोकेंगे? क्योंकि इसराइल ने अपने सारे के सारे जो कार्ड्स हैं वो शो कर दिए हैं। उनके पास आयरन डोम है, उनके पास दूसरी चीज़ें हैं, तो वो कार्ड्स उन्होंने ऑलरेडी शो कर दिए हुए हैं। वहाँ पर अब उनके पास कुछ नहीं है बचाने को। प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हो, अमेरिका का, किसी को ये नहीं पता कि लेबनान और हिजबुल्लाह के पास क्या है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट उन्होंने पेश की है नेतन्याहू को, उन्होंने कहा कि ये जंग हमारे लिए फिजिबल नहीं है। ये बार बार अल्फाज इस्तेमाल करें। इजराइल का आर्मी चीफ चौथी दफा अगर उसने कहा है नेतन्याहू को कि आप ये जंग ना छेड़े। आज उसने रिपोर्ट जाकर दी है, उसने कहा है कि देखिए जो डिफेंस सिस्टम है इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल होना है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो पहुंच गया इस वक्त लेबनान। और ये देखिए सबको पता ये होना ही था। ये यानी ऐसी सूरत हाल है कि आम बच्चे को भी ना पता, क्यों नहीं होना था ये? जाहिर सी बात है, ईरान की प्रॉक्सी नहीं है, वो ईरान की शारक है। लेबनान तो उन्होंने लड़ाई करनी थी, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ मामला हमारे लिए बड़ा खतरनाक हुआ है कि हम इस वक्त इस पोजीशन में आ गए हैं, इतनी ज्यादा खतरनाक पोजीशन में आ गए हैं कि इनका डिफेंस सिस्टम वहां पर चला गया है। और डिफेंस सिस्टम का मतलब है कि अगर हमारे मिसाइल जाएंगे, तैयारे जाएंगे, चीजें जाएंगी, तो वो इनको तबाह भी कर सकते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में एक तो उन्होंने अपने मिसाइल मारे, दूसरा हम जो मारेंगे तो उसको वो रोकेंगे। उन्होंने कहा कि एंटी टैंक मिसाइल भी वहां पर पहुंच चुके हैं, एंटी टैंक गाइडेड सिस्टम भी पहुंच चुका है, तमाम चीजें पहुंच चुकी हैं। सो ये पूरे के पूरा सिनेरियो बना, और साथ कहा है कि कुछ एडवांस मिसाइल ऐसे पहुंचे हैं जिसका अभी तक हमें इदराक नहीं है कि इनके साथ वो क्या करेंगे। ईरान ने किस तरह का सिस्टम पहुंचाया है, रेंज उसकी क्या है, क्या नहीं मामला, हमें अभी तक इस बारे में कोई इतलात नहीं है। हमारा ख्याल ये है कि ईरान ने सबसे एडवांस सिस्टम अपने वहां पर पहुंचा दिए, और उसका मतलब ये है कि ये जंग वो बड़ी लंबी लड़ना चाह रहे हैं, और अगर हम इस जंग में उलझ गए इसी तरह तो हम फिर ईरान को मैनेज नहीं कर सकते। और हो सकता है जिस तरह हम ये जंग लड़े हो, उस जंग के दौरान ही इमीडिएटली हमें ये देखने को मिले कि इसराइल का सिलसिला इतना ज्यादा खराब हो गया है कि ईरान एक बड़ी ताकत एटमी बनकर उभर आया, और उसके बाद वो डिक्लेयर कर देगा। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट की जो बाकी कंट्रीज हैं जिन्होंने हमारा या अमेरिका का साथ देने का चले थोड़ा सा सोचा भी है, वो भी परे हट जाएंगे। सो लिहाजा हमारे लिए ये सबसे खतरनाक सूरत हाल है, हम इसको मैनेज नहीं कर सकते। आप इमेजिन कर लें कि ये सूरत हाल है कि वो आर्मी चीफ आ रहा है और नेतन्याहू को कह रहा है कि सर आप ये देखें, आप इस जंग में हमें लेकर जाना चाह रहे हैं, इसकी फिजिबिलिटी ठीक नहीं है। अभी ये मामला यहाँ तक रुका है, तो अगली सूरत हाल उससे भी ज्यादा खतरनाक है। जो इनकी इलेक्ट्रिसिटी मैनेज करने वाला इदारा, उसका जो चीफ है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो चीफ है, उसने एक रिपोर्ट पेश की है, और वो तो बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री है जो हाईवेज को यानी मैनेज करती है, खासतौर पर ट्रांसपोर्टेशन जो मिनिस्ट्री है, इन दोनों की रिपोर्ट, वो कहता है कि ये जो इलेक्ट्रिक ग्रिड है ये हमारे सारे तबाह हो जाएंगे। उसने कहा जी हमारे हाईवेज भी तबाह होने वाले हैं, और उसके अलावा जितना मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने ये जो तामीरात की हैं, चीज़ें की हैं, ये सारा कुछ हिजबुल्लाह के साथ इस जंग में तबाह होने वाला है। और कहा कि याद रखिएगा हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है, अगर ग्रिड तबाह हो गए तो हो सकता है हमें इजराइल के अंदर, ये समझिए ज़रा, ये पाकिस्तान ने फेस किए हैं चीज़ें, वो कह रहे हैं कि अगर ये सब कुछ तबाह हो गया तो पॉसिबिलिटी है कि स्टार्ट 12 घंटे की लोड शेडिंग से हो जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसराइल की एक बड़ी आबादी अंधेरे में डूब जाए, और हो सकता है कि वहाँ पर बिजली बिल्कुल ही ना हो, क्योंकि जो बैकअप में हमारे पास बिजली है वो इतनी नहीं है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह हो गया तो हम लोगों को बिजली दे पाएंगे। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में हिजबुल्लाह ने जो टारगेट करना है वो हमारे इलेक्ट्रिक ग्रिड्स है, हमारे हाईवेज है, हमारे तमाम चीज़ें हैं। अब साथ आप ये देखिए जो ट्रांसपोर्टेशन खास तौर पर मिनिस्ट्री है, उसने क्या कहा, उसने कहा जी हाईवेज तबाह होने वाले हैं, हमारी पोर्ट्स भी तबाह हो जाएंगी, क्योस का माहौल होगा, ना कोई सामान आ सकेगा ना कोई सामान जा सकेगा। और उसने कहा कि अगर हमने इनको रिपेयर करने का सोचा भी तो ये रिपेयर तो तब होगा ना कि जब जंग रुकेगी, और अगर जंग नहीं रुकेगी तो फिर ये इसी तरह रहेगा, और इसको हो सकता है कई साल लग जाए। यानी कितना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो सकता है, साल लग जाए, 2 लग जाए, 3 लग जाए, डिपेंड करता है मुल्क के अंदर तबाही कितनी हुई है। आप ये देखिए ना कि आज आप गजा में जाकर कहते हैं कि ठीक है भाई आप इसको दोबारा से बनाएं, तो आपको पता है कि गजा में आपने 1500 बिल्डिंग्स तबाह की हुई हैं। पैसा आना, वहाँ पर सफाई सुथराई होना, वहाँ पर
जो गंद है वो उसको रिमूव करना, लोगों को बहाल करना, कम से कम आपको 2 से 3 साल चाहिए इसमें, और अरबों डॉलर चाहिए। उन्होंने कहा कि बिलियंस ऑफ शेकल्स इसमें उड़ने वाले हैं। हमारे शेकल जो इजरायली करेंसी है वो पूरी तरह हम तबाह बर्बाद उसका होता हुआ देखेंगे। और साथ एक अजीब सिलसिला उन्होंने कहा कि जो बिल्डिंग्स बनाने वाले, इसराइल के अंदर जो बिल्डिंग्स बनती हैं, देखिए इसराइल में जो सारे का सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप जानते हैं कि वो गजा के लोग पहले आकर बनाते थे, उनको एक स्पेशल कार्ड दिया जाता था कि आप वहां पर लेबर के तौर पर काम करें, ठेके भी दिए जाते थे। गजा के अंदर कोई बंदा है उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, वो जाकर वहां बिल्डिंग्स बना रहे सारा कुछ। अब वो कह रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमने 1 लाख बंदा इंडिया से मंगवाया हुआ है अपनी, यानी लेबर फोर्स। अब वो जब जंग होती है तो वो सारे भाग जाएंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि हमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा तबाह हो गया तो हमारे पास फोर्स ही नहीं है, और जो फोर्स हमें गजा से मिलती थी वो तो आकर यहाँ पर करेगी नहीं, तो जब वो नहीं करेंगे तो हम कहाँ पर जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हो जाएगा, आपकी बिजली भी नहीं रहेगी, आप इतने पीछे चले जाएंगे, इतने सारे। देखिए हिजबुल्लाह ने एक बात कही थी, उसने कहा आप जंग छेड़े, हम इसराइल को 70 साल पीछे ले जाएंगे। ये बात उसको किसी को समझ नहीं आई थी। आज इलेक्ट्रिसिटी का चीफ आकर कह रहा है नेतन्याहू को कि बिजली जाने वाली है, आप इसराइली को नहीं देंगे। अब एक छोटी सी आप बात बताएं, ये जो सारे इसराइल के अंदर रहने वाले लोग हैं कहां से आए हैं? अमेरिका से, फ्रांस से, इटली से, यूके से, कनाडा से, स्वीडन से, स्विट्जरलैंड से। ये कौन लोग हैं? जर्मनी से, रशिया से बड़ी तादाद में। वहां आप जाकर सहूलतें देखें, आप हैरान हो जाएंगे। वो दुनिया का बेहतरीन ममालिक है। अब आप वहां से उठकर इजराइल में आए हैं और सोचे इसराइल में आपको 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, और पता चले कि आपकी बिजली चलेगी और आपको पता चले 2 महीने तक बिजली नहीं आनी, हाईवेज आपके तबाह हो गए, आपकी गाड़ियां, बिजनेस सब कुछ तबाह हो गया। आप वहां पर स्टे करेंगे? देखिए ये ऐसी सूरत हाल नहीं है कि पाकिस्तान की तरह कि हमें वीजे नहीं देने किसी ने। वहां पर उनके पास नेशनैलिटीज है। अब एक बंदा उसके पास अमेरिका की नेशनैलिटी, उसको दुनिया में किसने देना? वीजा ऑन अराइवल तो हर जगह पर है उनका। अब बताएं किसी के पास जर्मनी की है, नॉर्वे की है, डेनमार्क की है, कनाडा की है, तो उनको क्या मसला है? तो वो वहां रहेंगे कि जहां पर जंग हो रही है और किसी भी वक्त वो भी उस जंग का हिस्सा बनकर यानी इस दुनिया से रुखसत हो सकते हैं, या वो फिर वहां पर जाएंगे जहां पर वो सेफ एंड सिक्योर होगा। जाहिर सी बात हो छोड़कर जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि अब ये सूरत हाल हो जाएगी। अब ये रिपोर्ट देने का मकसद क्या है? रिपोर्ट इसलिए दी जा रही है कि सर आप इस जंग को ना छेड़े, ये जंग हमारे गले पड़ने वाली है, और इस सारे सिनेरियो में हमें सबसे बड़ा जो नुकसान होने वाला है कि एक ऐसा फ्रंट खुलने वाला है जो मेडिटेरेनियन सी है, समंदरों के, एक तो है आपको रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी, इंडियन ओशन। उन्होंने कहा कि दूसरी साइड से मेडिटेरेनियन सी के अंदर ईरान ने अपनी प्रॉक्सी वहां घुसा दी है। और ये याद रखिएगा, जॉर्डन, यमन, इराक, शाम, लेबनान, सूडान, और अब वो अफ्रीका की तरफ आ रहे हैं और इजराइल को वहां पर टारगेट करने वाले हैं। तो आप अगर इस जगह पर आकर देखेंगे तो हमारे लिए बड़ी तबाही का सामान है। हमें नहीं समझ आ रहा कि हम इसको मैनेज कैसे करें, क्या होगा। तो बेहतर ये है कि सर आप ये जंग ना करें। ये आर्मी चीफ कह रहा है उसको, नेतन्याहू को। वैसे तो नेतन्याहू ने कह दिया उनको कि ये मुझे फारिग करना चाह रहा था, उसको सर से कह के मुखातिब कर है। मसला यहां पर ये है कि इस सारे सिनेरियो में जंग में फिर भी ये कूदने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारी तारीख का वाह है कि जब भी जंग में हम जाते हैं, जो कि यानी सुर्ख चांद है, पता नहीं क्या कुछ है जो लगता है, तो उससे पहले हमें शिकस्त होती है, फिर हम जाकर फतह हासिल करते हैं। तो उन्होंने कहा कि शिकस्त फतह की अलामत है। तो इस सारे सिनेरियो में अब वो कह रहे हैं कि अब आप बताएं बिजली का आप क्या करेंगे। उसने कहा कि हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल ग्रिड सिस्टम है वो प्रीपेयर ही नहीं है इस बड़ी जंग के लिए। हमें तो आज तक पता ही नहीं था असल वजह क्या है। इसराइल कभी तैयार नहीं था इतनी बड़ी जंग के लिए। उनका अंदाजा ये था कि हिजबुल्लाह को हम तबाह कर देंगे कभी भी। देखिए ये बात तो किसी को भी नहीं पता थी कि ईरान एक वक्त ऐसा आएगा कि ऐसी ताकत बन जाएगा और ऐसे मामला होंगे। तो उन्होंने कहा कि आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि अभी आप इस जंग को बंद कर दें। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि 2 सिनेरियो है इनके पास। चले मिसाल के तौर पर जो चीज़ अभी होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि अमेरिका को भी कह दिया। अभी आपने देखा ना कि सऊदी अरब ने किस तरह अपने लोगों को कहा कि आप फौरी तौर पर लिबनान छोड़ दें। अरब लीग ने कहा कि हमने हिजबुल्लाह को दहशतगर्दी के लिए से निकाल दिया। तो इस सारे सिनेरियो में इसराइल के खिलाफ सारे खड़े हो गए। प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये आ रहा है कि अब आप आगे कैसे लेकर चलेंगे चीज़ों को, कैसे आप चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
और इस सवाल में सबसे अहम बात यह है कि वो कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर जंग बंद कर देते हैं इनकी, तो उसके बाद हिजबुल्लाह हमले करते जाएगी और फिर ईरान उधर ताकत बड़ी बनता जाएगा, तो हम क्या करेंगे? हम फिर यहाँ पर रहेंगे, हम पर जो तनकीद हो रही है उसका क्या करना है? और ये तो हमें छोड़ेंगे नहीं। जितना टाइम हम मजीद ज़ाया करें उतना ही मजीद मामला आ रहा है। अब आप ये देख लेना कि अगर रशिया के अंदर उठकर पुतिन का फॉरेन पॉलिसी बनाने वाला राइट हैंड अलेक्जेंडर दुगिन ये बात कह रहा है कि नहीं यार, हमें जंग में कूदना पड़ेगा और हमें जाकर हथियार देने पड़ेंगे, चीज़ें देनी पड़ेंगी, ये सारा कुछ करना पड़ेगा, देन आप बताइए कि इस सारे सिनेरियो में वो कह रहे हैं कि जितना टाइम आप ज़ाया करेंगे उतने ये लोग मजबूत होंगे और हम इनको नहीं संभाल पाएंगे। अब उनसे पूछा जब उन्होंने जाकर, यानी आप ये देखिए कि आर्मी ने पूछा कि आप ये जंग करेंगे तो इस जंग का एग्जिट पॉइंट क्या होगा? यानी ये एक सवाल होता है। देखिए, हुकूमत ने कभी जंग नहीं लड़नी होती, फौज ने लड़नी होती। तो आर्मी चीफ ने उनके पूछा कि सर ये हमारा प्लान और उसमें ये वीकनेस है, आप बताइए कि अगर हम इस जंग में कूदते हैं तो हमारा एग्जिट प्लान क्या होगा, एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होगी, जंग से निकलना कैसे है? तो वहां पर बैठा मिनिस्टर कहता है एग्जिट ये होगा कि हम हिजबुल्लाह को बिल्कुल जीरो करके देंगे। यानी ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि 57 इस्लामिक मुल्क मिलकर इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकते। तो आप उनका नहीं कर सके तो आप इनका कैसे करेंगे? इस सारे सिनेरियो में रियलिटी बेस्ड चीज़ों को आपको समझना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि आपने जंग छेड़नी अगले 10 साल तक। यानी मिनिस्टर कहता है कि तुम करो, तुम्हें बजट किस चीज़ का दिया जाता है? तुम आर्मी चीफ किस काम के हो? तुम बुज़दिल हो, तुम कर नहीं सकते। यानी आप सोचें कि मिनिस्टर एक उठकर कहता है आर्मी चीफ को कि अपनी जुबान को लगाम दो, तुम हमें यहाँ लेक्चर ना दो। जब 6 अक्टूबर 7 अक्टूबर को जब ये हमला हो रहा था तो तुम बैठकर नींद बुरी कर रहे थे। तुम्हारा काम था रोकना, तुम्हें बजट दिया जाता है। तुम हमें ये ना बताओ कि तुम वजीर आजम नहीं हो और हमें यहाँ पर बैठकर हुक्म ना दो। तो वहां पर फिर आप देख लें कि डिफेंस मिनिस्टर को इंटरवीन करना पड़ा और उसने कहा कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि हमारे आर्मी चीफ की इस तरह बेइज्जती। उसने कहा आर्मी चीफ नहीं है, ये एक सेक्रेटरी के नीचे रहने वाला एक बंदा है और ये मुल्क का सरबराह नहीं है कि हमारे सर पर चढ़कर नाको। तुमने यहाँ पर हमला रोका नहीं है तो जिम्मेदार तुम हो। तो तुम बताओगे कि यहाँ पर तुम्हारी गलती हुई। असल में वो बार बार जोर क्या दे रहा है? वो ये चाह रहे हैं कि आर्मी चीफ खुद ही फारिग हो जाए, निकल जाए। देखिए बात वही आगे है कि कबर एक मुर्दे दो हैं, किसी एक ने तो जाना है। अब ये सिनेरियो है, बज़ाहिर हमें लग रहा है जंग बड़ी तबाहकुन हो सकती है, लेकिन अगर देखें तो इसराइल के लिए हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।